नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों की खबर एनडीटीवी इंडिया पर। ये प्राइम टाइम शो इस वक्त आप देख रहे हैं। आज हम आपको वो खबर दिखाएंगे जिसमें नए हिंदुस्तान के निर्माण की संभावना छुपी है, वो खबर जिसमें इतिहास से वर्तमान की कड़ियां जुड़ती हैं और वो खबर जो परंपरा को विकास से जोड़ती है। खबरों की खबर की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से करेंगे, जहां वो कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले हैं और उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से ये इनके सेकंड टेन्योर की पहली मुलाकात होने वाली है। दूसरी खबर हम आपको प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई ही दिखाएंगे। उनके विदेश दौरे से प्रधानमंत्री मोदी और वीर सावरकर, इन दोनों का एक रिश्ता कैसे फ्रांस के एक शहर से सीधे तौर पर जुड़ता है। बहुत ही रोचक कहानी है, वो हम आपको आज इस बुलेटिन में बताने वाले हैं। और तीसरी खबर के लिए हम आपको वापस हिंदुस्तान में लेकर आएंगे और बात करेंगे महाकुंभ के महास्नान की, जहां पर महा तैयारियां हैं और महा तैयारियों की वजह से आज का जो आखिरी महास्नान था वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वॉर रूम में तैयारियों का आज दिन भर मोर्चा संभाले रखा। और चौथी खबर जो सीधे तौर पर आपकी सेहत से जुड़ी है, स्वस्थ भारत होगा तो प्रसन्न भारत होगा, और इसके लिए क्यों जरूरी है कि मोटापा भारत छोड़ो, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जो अमेरिका से आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। मेरे सहयोगी वहां पर विकास भदौरिया मौजूद है, जो कि हमको रिपोर्ट वहां से भेज रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज तूफानी मौसम के बीच वॉशिंगटन में भारत अमेरिका दोस्ती को लेकर कैसे सरगर्मियां छाई हुई हैं। कुछ घंटों की बात और है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार ताजपोशी के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली मुलाकात होगी। इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे 5 मुद्दों पर बड़ी बात होने वाली है, जिनसे दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे और भारत का कारोबारी भविष्य और सुनहरा होगा। A great man and a great leader, the leader of India, Prime Minister Modi, my friend. बस चंद घंटों में ही दो पुराने दोस्त दोस्ती की नई गर्मजोशी के साथ मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पर दुनिया की नजर है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह के बाद किसी विदेशी नेता से मुलाकात होने जा रही है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मौसम तूफानी और बेहद ठंडा हो चुका है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में मोदी ट्रंप मुलाकात को लेकर उतनी ही गर्मजोशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो निजी संबंध है, दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताते हैं और दोस्ती से डिप्लोमेसी जो है उसकी इबारतें इतिहास में भी लिखी जाती रही हैं। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले लंबे समय से अलग दौर पर है, अलग आयाम पर है और इन्हीं आयामों को एक नई ऊंचाई देने के लिए ये मुलाकात होने जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से ट्रंप की मुलाकात में जज्बात यही रहेंगे जिसकी गूंज कुछ सालों पहले सुनाई पड़ी थी। इंडिया यूएसए फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात गर्मजोशी के साथ आशंकाओं के बीच भी हो रही है। माना जा रहा है कि 5 अहम मुद्दों पर मोदी ट्रंप की 1-to-1 बात हो सकती है। बात हो सकती है टैरिफ पर, जिसको लेकर ट्रंप के तेवर इन दिनों बिगड़े हुए हैं। बात हो सकती है फार्मा सेक्टर पर, जो भारतीय फार्मा की वजह से अमेरिकी हेल्थ केयर की रीढ़ की हड्डी है। बात हो सकती है ऑटो इंडस्ट्री पर, बात हो सकती है वीजा पर और बात हो सकती है AI पर। दरअसल अमेरिका पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में थे, जहां AI एक्शन समिट में उन्होंने AI के फ्यूचर पर गंभीर बातें की। We have made digital commerce democratic and accessible to all. This vision
is the foundation of India's national AI mission. That is why during our G20 presidency, we built a consensus on harnessing AI responsibly for good and for all. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त अमेरिका पहुंच रहे हैं जब अवैध अप्रवासियों को भारत वापस भेजने के तरीकों पर हंगामा मचा हुआ है। उनके हाथों में हथकड़ी डालकर भारत लाने के सवाल पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा काफी अहम हो जाती है। सवाल उठा कि भारत सरकार फिर भी अमेरिका पर नरमी क्यों बरत रहा है। ऐसे सवालों के जवाब कूटनीति के उन पन्नों में मिलते हैं जहां देश के हित सबसे अहम होते हैं। भारत अमेरिका पर नरम इसलिए रहा कि अमेरिका के साथ भारत टैरिफ वॉर नहीं चाहता। जिस तरह ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगा दिया, उसके बाद भारत सतर्क है कि वैसी स्थिति न आए। अमेरिका भारत के सबसे मजबूत कारोबारी पार्टनर में शामिल है, जिसके साथ व्यापार फायदे का सौदा रहता है। अब भारत इस कारोबारी फायदे को खतरे में नहीं डालना चाहता। फिर चीन को कूटनीतिक जवाब देने के लिए भारत को अमेरिका के सहयोग की दरकार है, जिसे वो यूं ही भावुक होकर नहीं खोना चाहता। और इन सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए राज में ट्रंप से ये पहली मुलाकात किसी कड़वाहट के बगैर पूरी हो। इसलिए आप देखिए कि ये मुलाकात तब हो रही है जब भारत ने अमेरिकी बाइक हार्ले डेविडसन पर टैरिफ कम करने का ऐलान किया है। इस मीटिंग के ये मायने बड़े स्पष्ट हैं। ये 2.0 है। ट्रंप की ये दूसरी टेन्योर है एज प्रेसिडेंट। सबसे पहले व्हाइट हाउस में श्वेत घर में कौन विदेशी मेहमान थे? लीडर बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरे जापान के और तीसरे नरेंद्र भाई मोदी। इसका ये मतलब है कि वो एशिया में, जापान तो खैर उनका एलाय है, जापान तो उनका कुछ लोग कहते हैं चमचा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को प्राइड ऑफ प्लेस देना, किसी यूरोपियन को नहीं बुलाया। उसने स्पष्ट कर दिया है कि मेरा फ्यूचर जो मैं देखता हूं मेरे देश का, वो एशिया में अगर रहना है तो भारत से हम वैर नहीं कर सकते। ये इसके मायने हैं। बहुत सीधा मैसेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो ट्रंप को कैसे भारत के हितों पर हमला करने से रोकें। आज भी अमेरिका के डॉलर का लोहा दुनिया मानती है, इसलिए भारत का अमेरिका के साथ अच्छे कारोबार को बढ़ाना पीएम मोदी की चुनौती है। अमेरिका का चीन से व्यापार घाटा 30% है, यूरोपीय संघ से 16% है और कनाडा से 15% है, जबकि भारत से अमेरिका का व्यापार घाटा महज 3.2% है। भारत उस व्यापार घाटे को बढ़ाना नहीं चाहता। 27 जनवरी को ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप से फोन पर बात हुई थी। उस बातचीत में ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। तो वहीं ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका से रक्षा सौदा करे, जबकि भारत की कोशिश रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती अमेरिका से भारत के कारोबारी रिश्तों में टकराव को रोकने की भी है। वॉशिंगटन डीसी से विकास भदौरिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने तो भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऑलरेडी थे। दोनों के बीच फर्स्ट टेन्योर के दौरान 7 बार मुलाकातें हुई हैं और दोनों ही नेता एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र बताए जाते हैं। अब यह ऐसा 8वीं बार होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि दोनों नेताओं में मुलाकात होगी तो किन मुद्दों पर बात होगी। यह इसलिए भी अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बने हुए अभी 1 महीने से भी कम का वक्त हुआ और उसके बीच में ये मुलाकात हो रही है। अब हम आपको दोनों नेताओं की पिछली 7 मुलाकातों में क्या क्या हुआ था उसके बारे में एक क्रोनोलॉजी आपको दिखा देते हैं। जब पहली बार ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब 26 जून 2017 को वॉशिंगटन में मोदी ट्रंप की मुलाकात हुई थी। उसमें रक्षा, व्यापार और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बात हुई। दूसरी बार मुलाकात अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 30 नवंबर 2018 को हुई, जब G20 की बैठक के लिए दोनों नेता पहुंचे हुए थे। उसमें हिंद प्रशांत, सुरक्षा और आतंकवाद पर बात हुई थी। तीसरी बार 28 जून 2019 को जापान के शहर ओसाका में G20 की बैठक में दोनों नेता एक बार फिर मिले, जिसमें व्यापार और 5G टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। चौथी बार 26 अगस्त 2019 को फ्रांस के शहर बियारिट्ज में इनकी मुलाकात G7 की बैठक में हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे
और व्यापार संबंधों पर चर्चा हुई। पांचवी बार 22 सितंबर 2019 को अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में दोनों नेता मिले, जहां अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा। वो बैठक दोनों नेताओं की दोस्ती के नाम रही। छठी बार दोनों 2 दिन बाद ही 24 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में इनकी मुलाकात हुई, जिसमें व्यापार और सुरक्षा संबंधों पर बातचीत हुई। सातवीं बार ये दोनों नेता 24 फरवरी 2020 को अहमदाबाद में मिले थे, जब ट्रंप के सम्मान में पीएम मोदी ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया था। यहां भी दोनों नेताओं में संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर चर्चा पर गहरी बातचीत हुई थी। इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच ये दोस्ती पुरानी है, और अगर 8वीं बार दोनों नेता मिलने आए हैं तो मान के चलिए कि कल जब ये मुलाकात होगी भारतीय समय के अनुसार, तो कुछ खास चीज़ें निकल कर ही सामने आएंगी। तो 2019 से 2020 के बीच सिर्फ 9 महीने में ही दोनों नेताओं के बीच 5 बार मुलाकात हुई। ट्रंप दुनिया के जिन नेताओं का बहुत सम्मान करते हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी है। इसीलिए वॉशिंगटन डीसी में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं कि इस मुलाकात में कौन से निर्णायक फैसले होने वाले हैं। फ्रांस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पंथ चार काज रहा। पेरिस में एआई एक्शन समिट में सह अध्यक्षता की। फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े शहर मार्शेई में नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। मजार यूज वॉर सिमेट्री में विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और अंतर्राष्ट्रीय थर्मल न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल रिएक्टर परियोजना का दौरा किया। Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. पेरिस में एआई एक्शन समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े शहर मार्शेई में पहुंचे। वहां भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये नया महावाणिज्य दूतावास ये बताने के लिए काफी है कि भारत और फ्रांस के बीच कारोबारी रिश्ते कितने मजबूत हैं। भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों में लगातार वृद्धि होती गई है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार करीब 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो करीब 1,74,000 करोड़ रुपए का है। केवल 10 बरस में ही एफडीआई 18,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 53,700 करोड़ रुपए हो गया है, यानी एफडीआई में तिगुना इजाफा हुआ है। साथ ही फ्रांस भारत में 11वां सबसे बड़ा निवेशक देश बनकर उभरा है। व्यापारिक रिश्तों की यही मिठास भारत और फ्रांस को और करीब लाती है। प्रधानमंत्री मोदी का वहां सीईओ फोरम में जाना उसी निवेश को बढ़ावा देने की एक नई पहल भी है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में नया सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड हम ले आ रहे हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है और नए सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। इन सब इनिशिएटिव्स को आप जरूर ध्यान से स्टडी करें। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। भारत की प्रगति में सभी की प्रगति जुड़ी है।
फ्रांस से अमेरिका जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। एक तरफ वो मुलाकात आधिकारिक थी तो दूसरी तरफ वेंस, उनकी पत्नी उषा वेंस और उनके दोनों बच्चों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। बल्कि वेंस के बेटे विवेक वेंस के जन्मदिन समारोह में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार के साथ एक शानदार मुलाकात हुई। हमने विभिन्न विषयों पर बहुत अच्छी बातचीत की। उनके बेटे विवेक के बर्थडे की पार्टी में शामिल होकर बहुत खुशी हुई। इस पर वेंस ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी का आभार जताया। पीएम मोदी ने अमेरिका से अच्छे संबंधों की एक झलक दिखाई है, जो ट्रंप से मुलाकात से आगे बढ़ेगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी अब रवाना हो गए हैं फ्रांस से अमेरिका के लिए, लेकिन फ्रांस का दौरा उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आज भी उन्होंने कुछ ऐसी घटनाओं, ऐसी जगहों पर गए जिसका कुछ ना कुछ कनेक्शन भारत के साथ जुड़ता है। मेरे सहयोगी विकास अमेरिका में क्या हो रहा है ये तो बता ही रहे हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास से हम बातचीत करते जा रहे हैं। विकास भदौरिया स्पेशल कवरेज के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। विकास के साथ हम जानने की और भी कोशिश करेंगे कि इस दौरे से जुड़कर क्या कुछ उम्मीदें करनी चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ जो मुलाकात हुई ये खासी इंपॉर्टेंट रही। विकास, सुमित जी, आपने देखा कि पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात हुई थी, उनके परिवार से मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात की जो गर्मजोशी थी ये बताने के लिए काफ़ी है कि वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है वो कितनी निर्णायक है और कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति के अलावा कई और नेताओं से मुलाकात की, लेकिन वहां भी इतिहास के उन पन्नों को खोला जो आज़ादी की लड़ाई से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जिस मार्शाई शहर में पीएम मोदी गए उस शहर का रिश्ता सावरकर से जुड़ता है। इसको जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास के जिन अमर किरदारों से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें दामोदर विनायक सावरकर अहम है। इसलिए सावरकर से जुड़े भूगोल भी उनकी यादों में समाये रहते हैं। तभी तो जब वो फ्रांस के शहर मार्शई पहुंचे तो मार्शई से जुड़े सावरकर की गाथा बताने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि अभी मार्शई में उतरा। भारत की स्वतंत्रता की खोज में इस शहर का विशेष महत्व है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहसी पलायन का प्रयास किया था। मैं मार्शई के लोगों और उस समय के अलग अलग आंदोलनकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मांग की कि उन्हें अंग्रेजों को न सौंपा जाए। अब आपको वीर सावरकर के इतिहास में ले चलते हैं। 1910 में अंग्रेज सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके भारत ला रहे थे। जिस जहाज से सावरकर आ रहे थे उसे बंदरगाहों के शहर मार्शई में रोका गया। वहाँ 6 जुलाई 1910 को हाथों में हथकड़ी लगे होने के बावजूद सावरकर जहाज से भाग निकले, लेकिन कुछ समय बाद पकड़ लिए गए। 25 अक्टूबर 1910 को फ्रांस और ब्रिटेन में एक समझौते के बाद सावरकर को ब्रिटिश पुलिस को सौंप दिया गया। उन पर भारत में मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद 24 दिसंबर 1910 को 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके लिए उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में रखा गया था। सावरकर की यही वीरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोमांचित करती है और प्रभावित भी। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती। जिस मार्शई शहर से सावरकर भागे और फिर पकड़े गए, उससे सावरकर का आत्मीय और भावुक रिश्ता रहा। सावरकर ने खुद ही लिखा था कि मार्शई से उनका लगाव इसलिए रहा है कि उनके स्वतंत्रता संग्राम के नायक मेजिनी ने इटली छोड़ने के बाद मार्शई में ही शरण ली थी। मार्शई में उनके पास न भोजन था, न कोई आशियाना, न दोस्त। फिर भी उन्होंने यंग इटली की स्थापना कर दी। जब इटली के ऑस्ट्रियाई अधिकारियों ने मेजिनी को मौत की सजा सुनाई तो फ्रांस ने इसे अंजाम नहीं दिया। ऑस्ट्रिया के बहुत ज्यादा दबाव के बाद वो भूमिगत हो गए थे, लेकिन रुके मार्शई में ही थे। ये कितना सुखद संयोग है कि फ्रांस के उस मार्शई शहर से सावरकर का अपना भी मधुर रिश्ता निकलता है और उनके हीरो मेजिनी का भी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।
और प्रधानमंत्री मोदी की इस अमेरिका यात्रा से जब राष्ट्रपति ट्रंप से वो मुलाकात करेंगे, आज देर रात करीब 3 बजे के आसपास उनको अमेरिका पहुंचना है। भारतीय समय के अनुसार मुलाकात होगी कल, तो उसकी क्या क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त तरनजीत सिंह संधू साहब जुड़ रहे हैं, जो अमेरिका में भारत के राजदूत रहे, 4 साल तक रहे और उस वक्त रहे जब राष्ट्रपति ट्रंप भी वहां पर थे राष्ट्रपति के तौर पर। 2020 से 2024 के बीच का कार्यकाल रहा संधू साहब का। संधू साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ी मुलाकात इसको कहा जा रहा है, आपको क्या उम्मीदें हैं? तो सुमित जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का पहला पुराना रिलेशनशिप रहा है, ट्रंप 1.0 जिसको कहते हैं। लेकिन इस बारी ये इम्पॉर्टेंट है कि पहले 4 में ये मुलाकात हो रही है और खुल के एक दूसरे के साथ बातचीत होगी और एक्सचेंज होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि इसमें 5 मुद्दे ब्रॉडली होंगे। संधू साहब, पेरिस में एआई समिट में प्राइम मिनिस्टर ने हिस्सा लिया, अब वो अमेरिका पहुंच रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खासा तवज्जो दे रहे हैं। उधर चीन हम दोनों मुल्कों का एक तरीके से कॉम्पिटिटर बनकर निकल कर आया है। क्या एआई के क्षेत्र में कोई बड़ी समझौता या बड़ी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है भारत और अमेरिका के बीच इस दौरे में? तो आपकी बात सही है। देखिए, 5 ब्रॉड एरियाज में इंगेजमेंट होगी, तो बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इंडिकेट किया है। उसमें पहला ट्रेड होगा। देखिए, ट्रेड में सेंट्रल इशू, क्योंकि बाकी की चीजें आपको पता ही है, जो सेंट्रल इशू है वो है कि 45 बिलियन का सरप्लस है इंडिया की तरफ। तो राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ये सॉर्ट आउट हो। अब आपको पता है कि वो डील मेकर हैं, प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हैं। तो टैरिफ में सबसे पहले उस पर जो डिस्कशन होगी, उसमें जो हिंदुस्तान की टैरिफ है वो टेबल पे होंगी और साथ में यूएस मार्केट एक्सेस वो भी टेबल में होगा। तो इसलिए कोई डील वर्कआउट होगी। देखिए, पास्ट में भी डील वर्कआउट हुई है, इस बारी भी होगी। नंबर 2, डिफेंस का मुद्दा है। आपको पता है कि डिफेंस एक मेजर पिलर यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया पार्टनरशिप में बन गया है और हमारे को टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स की जरूरत है और यूएस को टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स ऑफर करनी पड़ेंगी। नंबर 2, देखिए, फेवरेबल टर्म्स। ये बिजनेस रिलेशनशिप होगा तो फेवरेबल टर्म्स इंपॉर्टेंट है, उस पर भी डिस्कशन होगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को प्रोडक्शन और ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक कॉपरेशन ऑलरेडी चल रही है। तो आपको पता है कि हर 10 साल में ये पहली बारी 2005 में, जिसे हम 10 ईयर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहते हैं डिफेंस का, वो साइन हुआ था। 2015 में वो रिन्यू हुआ और 2025 में दोबारा होना है। तो इस पे सर्टनली डिस्कशन होगी और इस बारी कहीं और एम्बिशियस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होगा। तीसरा मुद्दा मैं कहूंगा एनर्जी का। देखिए, इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है हाइड्रोकार्बन्स का, पेट्रोलियम के, एंड यूएस अब एक मेजर प्रोड्यूसर है और एक मेजर एक्सपोर्टर की तरह सामने आ रहा है। और इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें काफी रूम है कि दोनों की कोलैबोरेशन है। इसका एक सब मुद्दा है न्यूक्लियर पावर। आपने अभी सुना है एसएमआर का, जिसे कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। उसके बारे में दोनों के बीच में बातचीत भी हुई है। यूएस एक मेजर प्रोड्यूसर है इसका। तो भारत की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, ये भी एक मुद्दा होगा जिस पे डिस्कशन हो। देखिए, चौथा एरिया जिसे आपने टच किया, टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन ऑलरेडी हो रही है, लेकिन उसको इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। और इसमें आईसेट का आपको पता ही है। देखिए, आईटी, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, जिसमें साइबर, एआई की आपने अभी बात करी, एआई में ऑलरेडी बातचीत चल रही है और आगे बढ़ना है। एंड अगर आप स्टार्टअप्स को भी इसमें इंक्लूड कर ले तो इस ढांचे में ऑलरेडी काम हुआ है और इसमें डीपर होना है। एंड इसके साथ एक और मुद्दा टाइड अप है जिसे हम कहते हैं
सिक्योर सप्लाई चेन्स। देखिए, सप्लाई चेन, सिक्योर सप्लाई चेन, ये राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रंप 1.0 में, जब कोविड का प्रॉब्लम काफी चल रहा था, उस टाइम पे उन्होंने ही स्टार्ट किया जी। था और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आगे चला। इस एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये जो आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है। जी। तो अश्योर्ड सप्लाई चेन में भारत और अमेरिका एक इंपॉर्टेंट रोल जी। प्ले करेगा। संधू साहब, ये तो वो तमाम मुद्दे हुए जो आपके हिसाब से 5 इंपॉर्टेंट है। एक और इशू है, मुझे लगता है उसको भी हमको टच जरूर करना चाहिए इस बातचीत में। अभी हाल ही में ये मुद्दा बड़ा बना अपने देश में, विपक्ष ने हंगामा भी किया। आपको याद होगा, भारतीय जो अमेरिका में रह रहे थे इलीगल तरीके से, उनको भेजा गया भारत, सैनिक विमान से भेजा गया, हाथ बंधे हुए थे, पैरों में बेड़ियां थीं। क्या आपको लगता है, हालांकि सरकार ने जवाब दिया, विदेश मंत्री ने जवाब दिया संसद में, पर क्या आपको लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप मिलेंगे तो ये मुद्दा भी उठेगा, इस पर भी बातचीत होगी? देखिए, ये एक एरिया है जिसमें मैं आपको 3 मुद्दे इसके बताए। पहला, ह्यूमैनिटेरियन इशू, जो आपने कहा, अगर जो भी मिस ट्रीटमेंट, मेल ट्रीटमेंट जो भी हुई है वो अनकॉल्ड फॉर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विदेश मंत्री ने ऑलरेडी कहा है कि ये इशू हम रेज करेंगे। अगर ये इशू प्रधानमंत्री के लेवल पे भी आता है तो हो सकता है कि उस पर जरूर चर्चा हो। देखिए, लेकिन इसके साथ एक दूसरा मुद्दा भी जुड़ा हुआ। देखिए, ये एक लीगल इशू है, ये इलीगल लोग हैं, ये लीगल तरीके से नहीं अंदर गए। भारत सरकार ने इनको वापस लाए हैं। ये अमेरिका की जेल में भी हो सकते हैं और जेल की कंडीशंस आपको खुद पता है। ये वापस अपने घरों में पहुंचे हैं, लेकिन इसके साथ एक मुद्दा है कि जो एजेंट जिन्होंने इनको वहां भिजवाया, 30-30, 35-35 लाख रुपया लेके उनको वहां पहुंचाया और ये वापस भारत पहुंचे हैं, इसके बारे में इलेक्शन के टाइम में मैंने विस्तार में बोला था। मैं अमृतसर में एक कैंडिडेट था जो इसके बारे में क्वेश्चन कर रहा था, और ये जो सारे लोग हैं ये उसके बाद गए हैं। तो इसलिए इस इशू पे भी जो सरकार है, खास तौर पे लोकल सरकार है, उसको अकाउंटेबल रखना पड़ेगा। जो लोग इनको बेवकूफ बना के बाहर लेके गए हैं, और ये लोग बेवकूफ बने, इनके माता पिता को ध्यान रखना है, ये दोबारा चीज नहीं है। और तीसरा मुद्दा इसके साथ जुड़ा हुआ है सल्यूशन का। देखिए, एजेंट्स वगैरह को रोकना एक चीज है, लेकिन इन बच्चों के लिए खास तौर पे जी। फोकस एजुकेशन और स्किल्स में चाहिए, और उस पे केंद्रीय सरकार का, अगर आप इस बजट को देखेंगे, कई इनिशिएटिव लिए गए। वही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। मैं अमृतसर में बार बार इसके बारे में बोल रहा हूँ, उसमें हम एफर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन सबको मिलके अल्टीमेटली यही सोल्यूशन होगा कि इन बच्चों में हुनर हो, जो डिग्री है वो हुनर के साथ, और उसकी अपॉर्चुनिटी पूरा इस्तेमाल करें। देखिए, जिस आपको पता है 4 मिलियन भारतीय अमेरिका में हैं, और हमारे कम से कम 300,000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 2/3 स्टेम एरियाज में। वो यूएस इकोनॉमी की वैल्यू और इकोनॉमिक कंपटीशन इंक्रीज करते हैं, उनकी वहां वैल्यू है। तो अगर कोई भी हुनर लेके जाता है, उसकी भारत में भी वैल्यू है और बाहर भी वैल्यू। तो ये तीनों चीजें साथ साथ मैं आपके पास रखना चाहता हूं। जी, चलिए संधू साहब, आपने बड़े अच्छे से उस पूरे मसले को समझाया। इनफैक्ट इस बातचीत में क्या होगा ये भी आपने रोशनी डाली। शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर चलते हैं, और ये खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई है। महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान था, जिसमें करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आज के स्नान के साथ ही संगम में महीने भर से ठहरे हुए कल्पवासियों ने वहां से अब प्रस्थान भी शुरू कर दिया है। अभी भी महाकुंभ के 14 दिन और बाकी रह गए हैं, और देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का
प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। माघी पूर्णिमा के मौके पर पवित्र स्नान के लिए संगम पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया गया। बुधवार को 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई। माना जा रहा है कि 13 फरवरी तक महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ पहुंच जाएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन जब महाकुंभ संपन्न होगा तब यह आंकड़ा 55 करोड़ तक पहुंच सकता है। माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ ही 1 महीने का कल्पवास संपन्न हो गया। इसी के साथ 10 लाख कल्पवासियों ने महाकुंभ से प्रस्थान शुरू कर दिया। महाकुंभ 2025 का ये 5वां स्नान है। इसके बाद से महाशिवरात्रि का भी स्नान होना बाकी है। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या था। उससे सीख लेके हम लोगों ने और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन की एक टेक्निक है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब पहले से और बेटर करें, और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है। इसके पहले बुधवार तड़के माघी पूर्णिमा का स्नान शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ से मेले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सीएम के साथ डीजीपी प्रशांत कुमार और गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद भी कंट्रोल रूम में मौजूद थे। प्रयागराज के अलावा प्रशासन की नजर चित्रकूट, वाराणसी, विंध्याचल और अयोध्या पर भी है, क्योंकि महाकुंभ के बाद बाकी तीर्थ स्थलों तक भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके लिए लखनऊ में वॉर रूम बनाया गया है। किसी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए 2500 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन सभी कैमरों से मिल रही तस्वीरों पर निगरानी रखे हुए है। रेलवे सभी मुख्य स्नान वाले दिन 400 से ज्यादा ट्रेनें चला रहा है, जबकि रोजाना 350 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जो अब तक स्नान कर चुके हैं वो संख्या तो मुझे लगता है अब तक 1 करोड़ के पार जा चुकी है, और अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है। तो श्रद्धालु तो भारी संख्या में स्नान करेंगे ही करेंगे। आजकल प्रवासी भी यहाँ से स्नान करके निकलेंगे। उनका स्नान और उनकी जो वापसी है, इस सब पर हम दृष्टि रखते हुए सुचारू रूप से करवाएंगे। पार्किंग्स तक लोगों को आना अलाउड है अपनी गाड़ियों से, तो जो स्नान करके जाएंगे पार्किंग से अपनी गाड़ी से वापस चले जाएंगे, उसमें कोई रोक नहीं है। सर, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर भी काफ़ी भीड़ देखने जी बिल्कुल देखने मिलेगी, और हम लोग तैयार हैं उसके लिए। जो स्पेशल ट्रेन हैं उनकी संख्या भी इसी तरह से बढ़ाई गई है ताकि कोई कठिनाई ना आए। महाकुंभ में करीब महीने भर का समय बिताने के बाद अलग अलग अखाड़ों के साधु वाराणसी पहुंच रहे हैं। वाराणसी में हनुमान घाट पर जूना अखाड़े का डेरा है। यहाँ घाट पर शिविरों में भारी संख्या में साधु ठहरे हुए हैं। कुंभ इलाहाबाद प्रयागराज से आने के बाद में हम लोग काशी आते हैं। काशी हमारा जूना अखाड़ा हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से पंच आता है। अभी कल पेशवाई हुई है, पंच प्रवेश हुआ है काशी में, और अब यहाँ शिवरात्रि को स्याही निकलेगी। स्याही निकाल के हम लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि काशी गए बिना महाकुंभ का तीर्थ अधूरा है। ये मान्यता सिर्फ साधुओं में नहीं, कई श्रद्धालुओं में भी है, जो महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद शिव की नगरी वाराणसी में पहुंच रहे हैं। आदि अनादि काल से तो चला आ रहा है। ऋषि मुनियों की भूमि है काशी नगरी, पावन भूमि है, भगवान शिव की नगरी है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन वाराणसी में हजारों साधुओं का जुलूस निकलेगा,
जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंचेगा। इस बीच माघी पूर्णिमा के मौके पर देश के अलग अलग इलाकों में श्रद्धालुओं ने नदियों में पवित्र डुबकी लगाई। अयोध्या में सरयू नदी में स्नान के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। उज्जैन में शिप्रा नदी के रामघाट पर श्रद्धालुओं ने माघी पूर्णिमा का स्नान किया। इसी तरह हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है और हर रोज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर लगता है कि प्रयागराज की राह बहुत ही कठिन हो चुकी है। आपको बिहार के कटिहार जंक्शन से आया ये वीडियो देखना चाहिए। स्टेशन पर सीमांचल एक्सप्रेस खड़ी है जो कि नेपाल बॉर्डर पर जोगबनी स्टेशन से शुरू होती है और प्रयागराज के रास्ते दिल्ली पहुंचती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग ट्रेन के अंदर मौजूद यात्रियों पर हमला कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रेन तो स्टेशन पर पहुंच गई लेकिन वहां डब्बे का गेट नहीं खुला। तस्वीरों के सामने आने के बाद कटिहार रेल प्रशासन ने व्यवस्था ज़रूर मजबूत कर दी, लेकिन ये तो साफ है कि महाकुंभ जाने के लिए बेकाबू हो रही भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा है और उसके आगे इंतज़ाम अब बौने साबित हो रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय रेल के लिए उनकी परीक्षा चल रही है, सबसे कठिन दौर चल रहा है। कटिहार की इस घटना में कई ऐसे यात्रियों को रेलगाड़ी छोड़नी पड़ी जिनके पास ट्रेन में बैठने का कंफर्म टिकट था। और अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद उसके विधायक अमानतुल्लाह खान लगातार चर्चा में है। दिल्ली पुलिस आपके विधायक को ढूंढ रही है और विधायक जी कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया, यहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं। बीजेपी और आप इस मामले में एक दूसरे पर अब आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी किस दिशा में जा रही है? सवाल का जवाब इस बात से भी तय होगा कि पार्टी के नेताओं पर जारी कार्रवाइयां किस ओर आगे बढ़ती हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी के उखला से विधायक अमानतुल्लाह को पुलिस ढूंढ रही है। खान पर आरोप है कि उन्होंने शावेज खान नाम के एक भगौड़े को पकड़ने गई पुलिस के काम में बाधा डाली। इसी सिलसिले में पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के घर पर नोटिस चिपका दिया। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि जिस अपराधी को पकड़ा गया उसको अमानतुल्लाह खान ने पुलिस कस्टडी से छुड़वाया। जिस अपराधी को अमानतुल्लाह ने छुड़वाया पुलिस ने उसे भगौड़ा घोषित कर रखा है। अपराधी को छुड़वाने के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पुलिस ने दंगों से जुड़ी धारा लगा रखी है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) भीड़ इकट्ठा करना और माहौल बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है। फिलहाल अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। एक तरफ दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह खान को ढूंढ रही है, वहीं दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें कुछ अधिकारी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कहीं नहीं गए जबकि ओखला में ही हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने भी अब दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। आपने देखी होगी वो चिट्ठी, उसमें अमाना जी ने बताया कि वो अपनी विधानसभा में ही है और भाजपा की पुलिस झूठ बोल रही है। उस चिट्ठी में बताया गया कि कैसे जिस आरोपी को पुलिस पकड़ने आई थी वो बेल पर है और जब ये कागज उसके द्वारा दिखाए गए पुलिस को तो पुलिस अपनी नाकामियां छुपाने के लिए एक उल्टा केस अमानतुल्लाह खान जी पर बना रही है, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे बना रही है, उनको प्लीज करने के लिए बना रही है। देखिए, अमानतुल्लाह खान कोई पहली बार विवाद में नहीं है, बार बार कानून का उल्लंघन करना उनके चरित्र में, वो आपराधिक चरित्र के आदमी हैं और जो काम उन्होंने किया है कि एक हत्या के आरोपी को जिसपे कोर्ट का ऑर्डर है, पुलिस उस ऑर्डर को तामील कराने गई और उन्होंने उसे भगाया ही है, कोशिश नहीं कि भगाया ही है, तो उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। और पत्र लिखना ये सब करने से अच्छा है कि खुद कानून के सामने जाएं और अपना पक्ष रखें। अमानतुल्लाह खान सामने तो नहीं आए लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर अपने आप को बेगुनाह बताया। करीब 10:30 बजे आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान का बयान जारी किया। वहीं जो पत्र अमानतुल्लाह ने पुलिस को लिखा उसका समय 11:30 बजे का है। सूत्रों से पता चला कि सुबह 11:54 पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मेल किया गया।
लेकिन इस मेल में कोई भी शिकायत अटैच नहीं की गई, जबकि सुबह 10:40 पर ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को शिकायत करने की बात कही। अब सवाल यह है कि क्या पहले बयान दिया गया, उसके 1.5 घंटे बाद दिल्ली पुलिस को मेल किया गया, और अगर मेल भी किया गया तो उसमें कोई शिकायत अटैच क्यों नहीं की गई? चुनाव में अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली की ओखला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के मनीष चौधरी को 23,000 से ज्यादा वोट से हराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आप पढ़ ही रहे होंगे, मोटापा भारत छोड़ो। क्या आप जानते हैं दुनिया का कौन सा देश खाद्य तेल का सबसे ज्यादा आयात करता है? आपने बिल्कुल सही समझा, हम भारत के लोग खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल का सबसे ज्यादा विदेश से आयात करते हैं, मतलब मंगवाते हैं। एक सच्चाई यह भी है कि हर 5 में से 1 भारतीय मोटापे की बीमारी से जूझ रहा है, और यही वजह है कि देश में मोटापे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, और खुद प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे को लेकर अब आगे आए हैं। आज आखिर हम मोटापे की बात क्यों कर रहे हैं? शुरुआत इस पोस्ट से हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने डबल ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा के एक लेख को एक्स पर साझा करते हुए लिखा, एक व्यावहारिक और प्रेरक लेख जो मोटापे से लड़ने और स्वस्थ रहने पर जोर देता है। नीरज चोपड़ा ने अपने लेख में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोटापे से लड़ने का संदेश आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ जागरूकता के लिए नहीं बल्कि कार्रवाई के लिए है। मैं भारत के हर युवा से आग्रह करता हूं कि वो अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लें, चाहे आप छात्र हों, कामकाजी पेशेवर हों या कोई महत्वाकांक्षी एथलीट हो। आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आपको ओलंपियन बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी दिनचर्या में रोजाना शारीरिक गतिविधि को शामिल करने से काफी फर्क पड़ सकता है। नीरज चोपड़ा मोटापे से लड़ने के पीएम मोदी के जिस संदेश की बात कर रहे हैं वो क्या है? मैं आज एक ऐसी चुनौती की बात भी करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में ओबेसिटी की, मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। देश का हर एज ग्रुप और युवा भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ओबेसिटी, मोटापे की वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है। 2 चीजों पर जरूर फोकस करें। ये 2 चीजें एक्सरसाइज और डाइट से जुड़ी है। हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर एक्सरसाइज जरूर करिए। टहलने से लेकर वर्कआउट करने तक जो भी संभव हो अवश्य कीजिए। दूसरा ये कि अपनी डाइट पर फोकस कीजिए। बैलेंस इंटेक पर आपका फोकस हो और खाना न्यूट्रिशियस हो, पौष्टिक हो। एक और चीज हो सकती है, अपने खाने में अनहेल्दी फैट, तेल को थोड़ा कम करें। हमारे सामान्य घरों में महीने की शुरुआत में राशन आता है। अब तक अगर आप हर महीने 2 लीटर खाने का तेल घर लाते थे तो इसमें कम से कम 10% की कटौती करिए। हम हर दिन जितना तेल यूज करते हैं उसको 10% कम करें। ये ओबेसिटी से बचने के कुछ रास्ते हमें खोजने पड़ेंगे। एक ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने से आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है।
मोटापा कम करने के लिए क्या तरीके आप अपना सकते हैं, ये हमारा फर्ज बनता है कि आपको बता के जाएं। तो हम नीरज चोपड़ा, जो कि भारत के जाने माने एथलीट हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं, जो कि कई मेडल्स भारत को दिला चुके हैं, वो उनका डाइट प्लान क्या है वो आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे आप वजन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो नीरज चोपड़ा सुबह जब उठते हैं तो क्या क्या खाते हैं? फल, दही, ओट्स, अंडे, ब्रेड, जूस, नारियल पानी और सूखा मेवा, ये सब चीज़ें एक साथ नहीं खाते हैं। हर दिन का उनका एक शेड्यूल बना हुआ है, इन्हीं में से कोई चीज़ वो ब्रेकफास्ट में लेते हैं। दोपहर की अगर लंच की बात की जाए, दोपहर के खाने की बात की जाए, तो खाना उनको क्या पसंद है? वेजिटेरियन है, दही, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, ये वो खाते हैं। उसके बाद वो जिम जाते हैं दोपहर के वक्त में अपने फिटनेस के लिए, और उसके साथ साथ वो बादाम और केला उसके बाद खाते हैं। यह नीरज चोपड़ा का डाइट प्लान है, और इसीलिए वो इतने फिट, तंदुरुस्त और कमाल के एथलीट हैं, जैसा कि वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखा भी चुके हैं अपना कमाल, उस भाले को सबसे दूर तक फेंक कर, जिसके ज़रिए भारत को कई सारे मेडल्स भी मिले हैं। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।